जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आप है मेरे राइजिंग स्टार्स। हाँ, यही नाम आपने और मैंने मिलकर तय किया है कि आप हैं चमकते हुए सितारे, और आपको अभी और शाइन करना है। क्लास 10th बोर्ड में भी आपको सुपर डुपर रिजल्ट्स देना है, इसीलिए राइजिंग स्टार। आज बारी है केमिस्ट्री के चैप्टर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन और हवा का प्रदूषण। तो पॉल्यूशन तो आप जानते हैं, आपने सुन रखा होगा कि दिल्ली में एक दिन की सांस लेना दिल्ली के एटमॉस्फेयर में वो 10 सिगरेट के बराबर है। क्या कहा? हाँ, मैं सही कह रहा हूं। आप दिल्ली में रहकर अगर एयर ब्रीथ कर रहे हैं ओपन में, खुले में, तो आप समझ लीजिए 10 सिगरेट जितनी आप पॉल्यूशन अपने अंदर ले रहे हैं। तो पॉल्यूशन क्या बताता है? पॉल्यूशन बताता है कि अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस हमारे नेचर में ऐड हो रहे हैं, और अगर पानी में ऐड हो रहे होते तो इसे कहते हैं वाटर पॉल्यूशन, और अगर हार्मफुल सब्सटेंस हमारे एयर में ऐड हो रहे हैं तो हम इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। और चैप्टर भी यही है। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड चैप्टर है और ध्यान से देखना है। हाँ, बहुत कुछ इसमें से आपको आता भी है, पर मैं फटाफट आपको क्या करूंगा, सिंपली इस चैप्टर को रिवाइज करा दूंगा। सच कह रहा हूं, बहुत जल्दी इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे, और वो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। बात करते हैं पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन अनडिजायरेबल चेंज लाता है हमारे एनवायरमेंट में। पॉल्यूशन हमारे ऊपर, इंसानों के ऊपर, हमारे एनवायरमेंट पे, हमारे हमारे एनिमल्स पर, हमारी बिल्डिंग्स पे, सब पे हार्मफुल इफेक्ट डालता है। और पॉल्यूशन शब्द कहां से आया? तो पॉल्यूशन शब्द है पॉल्यूट वर्ड से बना हुआ, जिसका मतलब होता है डर्टी कर देना, गंदा कर देना। तो पॉल्यूशन क्या करता है? हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालता है। और क्योंकि पॉल्यूशन क्या सिर्फ हम पैदा कर रहे हैं? जी नहीं, हम अकेले नहीं हैं। हम बड़े सोर्स तो जरूर है पॉल्यूशन के, पर हम अकेले ही पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं। हमारा कभी कभी नेचर भी पॉल्यूशन करता है। नहीं यकीन हो रहा है? चलो बताते हैं कैसे। जैसे वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, तो आप तो जानते हैं ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसमें खूब सारी गैसेस निकलती हैं, और वो जहरीली गैसेस होती हैं, खास करके कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, और साथ में निकलता है खूब सारा ऐश, डस्ट और सस्पेंडेड पार्टिकल। और दूसरा एग्जांपल है नेचर से, कि हमारी प्रकृति भी पोल्यूशन पैदा करती है। जैसे कि डिकेइंग वेजिटेशन, कहीं भी प्लांट सड़ गल जाते हैं तो अपने आप बदबू करने लगते हैं। हाँ, कहीं आप देखिए कोई प्लांट मैटर सड़ गल रहा हो, इवन एनिमल भी जब मरने लगते हैं तो आप अजीब सी बदबू आने लगती है। वो क्या हो रहे हैं? डिके हो रहे हैं। हाँ, माइक्रोबियल एक्शन से, बैक्टीरिया के एक्शन से वो क्या हो रहे हैं? डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, और उससे भी क्या हो रहा है? पॉल्यूशन होता है। और कभी कभी तो फॉरेस्ट फायर, जंगल में हम इंसान तो नुकसान पहुंचाते ही हैं कट करके, पर मैंने कहा ये नेचुरल पूछ रहा हूं तुमसे, तो नेचुरल है क्या? जंगलों में आग लग जाना। हाँ, अपने आप भी आग लग जाती है। अब आता है, ये तो हो गए जो प्रकृति कर रही है, पॉल्यूशन कर रही है। क्या हम भी कर रहे हैं? हम भी अपने एनवायरनमेंट को बहुत पॉल्यूट कर रहे हैं, और हम सबसे बड़े एनिमी हैं अपने अपने एनवायरनमेंट के। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पहचान लो, हम इंसान। आइए, हमने ऑटोमोबाइल्स चलाई, गाड़ियां चलाई, और इतनी ज्यादा चला दी गाड़ियां कि जहां जाओ वहां रश है। जितनी सड़कें बना लो कम पड़ रही है। क्या कहते हैं? आपके शहर की क्या कंडीशन है, मुझे जरूर बताइएगा। कैसे है आपके शहर का ट्रैफिक कंडीशन? मैं श्योर कह सकता हूं, आप किसी भी शहर में रहते हो, चाहे इंदौर रहते हो, चाहे पटना रहते हो, चाहे आगरा रहते हो, चाहे लखनऊ रहते हो, चाहे दिल्ली रहते हो, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि सब जगह एक ही प्रॉब्लम है, और वो है ट्रैफिक जैम की। क्या है, हुआ क्यों ट्रैफिक जैम? क्योंकि हम सब ने अपने जरूरत से ज्यादा व्हीकल्स ले लिया है। हर घर में कई कई गाड़ियां हैं। किसी किसी घर में तो जितने सदस्य हैं उनसे ज्यादा गाड़ियां हैं। हाँ बोलिएगा, है ना? तो सोचिए, जब इतनी गाड़ियां चलेंगी, उनमें डीजल, उसमें पेट्रोल, उसमें गैसोलीन जब जलेगा तो उससे निकलेगा गंदा धुआं। तो बहुत बहुत बड़ा सोर्स है हम इंसान ऑटोमोबाइल चला रहे हैं जिनमें फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं। और तो और हमने जो फैक्ट्रियां बना रखी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना रखी है, उनकी चिमनियों से क्या निकल रहा है? अमृत निकल रहा है? क्या कहते हैं? शुद्ध जल निकल रहा है? जी नहीं, जहरीला पानी निकल रहा है, एफ्लुएंट निकल रहा है, और जहरीला धुआं निकल रहा है। और क्या करते हैं? इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब हम इंडस्ट्री में कुछ काम, जैसे फॉर एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री है। अब चीनी
कैसे बनती है? क्या गन्ने का बस रस निकाल के चीनी बन जाती है? इतना आसान है? जी नहीं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं, है ना। वो जो गन्ना है उससे बहुत सारा ऐसा पदार्थ निकल रहा है जो किसी काम का भी नहीं है, बहुत पॉल्यूटिंग मटेरियल भी पैदा हो रहा है। तो इंडस्ट्री जब अपने काम कर रही होती है, प्रोडक्शन कर रही होती है, उसमें बहुत सारे वेस्टफुल प्रोडक्ट निकलते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है ऐसे। क्योंकि चैप्टर एयर पोल्यूशन पे है, एटमॉस्फेयर के पोल्यूशन पे है, तो एटमॉस्फेयर में एडिंग अप हो जाना किसका? हार्मफुल गैसेस का। तो एटमॉस्फेयर में जो गैशियस पोल्यूटेंट है कौन कौन सी हैं? जैसे सल्फर है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन के ऑक्साइड, और इवन डस्ट, स्मोक और अदर पार्टिकल्स, ये भी, हाँ, ये सब हमारे प्रकृति को, हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रहा है। और आपके मेरे अंदर जो लंग्स की बीमारियां हो रही हैं, कंजशन हो रहा है, लोगों को लंग कैंसर हो रहा है, कौन है जिम्मेदार? यही एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं। हम इंसानों ने ही जंगलों को काट दिया, तो नतीजा जो ये पॉल्यूशन सेटल करने वाली बॉडीज थी, ऑक्सीजन देने वाले जो हमारे पेड़ थे, हमारे साथी थे, हमने इनको खत्म कर दिया है। चलिए कुछ पढ़ते हैं गैशियस पॉल्यूटेंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये कहां से पैदा होता है? ये जो गाड़ियों से धुआं निकलता है ना, उनमें पैदा होता है। गाड़ियों में सल्फर होता है, कोल जलाते हैं उसमें भी सल्फर होता है। तो सल्फर क्रॉप्स पे भी असर डालता है और लंग्स पे असर डालता है। ये चोकिंग कर देता है लंग की। अगर आप सल्फर ज्यादा सूंघ लेंगे ना तो आपको बहुत खांसी आने लगेगी, आप हाँ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या करती है? वो भी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है, और आंखों में कभी कभी क्या होता है, इरिटेशन, खुजली टाइप की हो जाती है। फ्लोराइड्स वेजिटेबल को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारे टीथ और बोन को। आपने देखा होगा कुछ लोगों के दांत पीले टाइप के पड़ जाते हैं और टेढ़े टाइप के हो जाते हैं ऐसे, वो फ्लोराइड की वजह से है। अक्सर गांव के कुछ इलाकों में जहां पे पानी में फ्लोराइड्स आ गया है, वहां पे बहुत प्रॉब्लम है। और तो और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करती है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत सारे प्लांट्स को मार देती है और कैंसर तक कॉज करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो सबसे जहरीली गैस है। सर ये कहां से आती है हमारे एनवायरनमेंट में? अगर कहीं पर एब्सेंस ऑफ एयर में, अर्थात लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर कोई चीजें बर्न की जाए, कोई फ्यूल बर्न किया जाए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। समझाने के लिए कहते हैं कि आपका एक कमरा है, आप कमरे को सब तरह से बंद कर दीजिए, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दीजिए, ठीक। और उसके अंदर कोई चीज जला दीजिए, मान लीजिए उसके अंदर आपने कार्डबोर्ड जला दिया, लकड़ी जला दी। थोड़ी देर बाद उस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, जो कि एक ओडरलेस गैस होती है और हाईली पॉइजनस होती है। जिसने सूंघा चला गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है और हमारे पास ऑक्सीजन लेने की क्षमता खत्म। टोबैको स्मोक, बाप रे, अभी भी इतना समझाने के बाद आप देखिए, बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा कि जो सिगरेट के पैकेट्स होते हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है टोबैको किल्स, स्मोकिंग किल्स, पर पता नहीं क्या है, पीने वालों को पता नहीं क्या नशा है, तो कैंसर कॉज करता है, जानते हैं फिर भी पीते हैं। इवन लेड जो हमारी बॉडी में चला जाता है वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रोकता है। कॉटन डस्ट अगर कहीं सूंघ लिया हमने तो हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगा, स्मोक से एस्थमा हो जाएगा। आपने देखा होगा आजकल लोग पंप ले रहे हैं, देखा है ऐसा, व्हाइट कलर का पंप होता लेते हैं, क्या ले रहे हैं वो एस्थमा की दवा है भाई उसमें, वरना उसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, वो सांस। आई होप आई एम श्योर आप में से, आपके क्लास में से, या आप किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर जानते होंगे जिनको एस्थमा है। कितनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ये सब कौन कर रहा है? हमारे प्रकृति में हमने, जो इंसानों ने जो पॉल्यूशन किया वो कर रहा है, और उसके जिम्मेदार हम सब हैं। सोच लीजिए, स्मॉग, स्मोक और फॉग को जोड़ दीजिए बन जाता है स्मॉग, और स्मॉग हो जाने से कोहरे की तरह दिखता है, व्हाइट व्हाइट सा दिखता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, गाड़ियां लड़ जाती हैं, ट्रेन लेट्स हो रही हैं। और तो और अगर आप इस कोहरे में जब सांस लेते हैं तो आपकी लंग्स की प्रॉब्लम आती है, और तो और डेथ भी हो सकती है। अब एक एक करके सारे पॉल्यूटेंट्स, आपने नाम तो जान लिए कि पॉल्यूटेंट्स क्या कॉज करते हैं, क्या इफेक्ट, पर पैदा कैसे होते हैं ये पॉल्यूटेंट्स, कहां से आते हैं ये पॉल्यूटेंट्स, कैसे ये एयर में आ रहे हैं, ये जानना है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये दोनों क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। क्यों ये कहां से आते हैं एटमॉस्फेयर में? मैंने कहा हम लोग बहुत सारे फॉसिल फ्यूल बर्न्स करते हैं,
कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इनसे आते हैं। और ये जब हाई टेम्परेचर पे बर्न होते हैं तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं, हाई टेम्परेचर पे। और तो और जब आपकी गाड़ी, आपके पास जो कार है या आपके पास एक्टिवा है, मोटरसाइकिल है, हाँ इलेक्ट्रिक वाली नहीं, वो अच्छी गाड़ी है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी आजकल दी बेस्ट है, हाँ वही लीजिएगा आप आने। एक तो पैसे बचा रही है आपके, है ना, चार्ज करो और मस्ती करो। पर जो पेट्रोल वाली गाड़ी हम लोग के पास है, मेरे पास भी है वैसे तो, है ना, वो जो एक्टिवा है या मोटरसाइकिल है या इवन कार है, उसमें लगा होता है इंटरनल कंबशन इंजन। उसमें फ्यूल एक छोटे से चैम्बर में जाके बर्न होता है। उसमें जो पेट्रोल होता है एक छोटे से चैम्बर में बर्न होता है और उससे खूब इंटेंस हीट पैदा होती है और एक जहरीली गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा होती है। और कहां से आते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? कई बार एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है। नॉर्मल टेम्परेचर पे दोनों कंबाइन नहीं करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे कंबाइन नहीं करते हैं, पर जब बिजली कड़कती है, हाँ जब बारिश के दिनों में खूब बिजली कड़कती है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं। यही नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। आइए, क्या हार्मफुल इफेक्ट पैदा करता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्यों इससे बचना चाहते हैं? तो मैंने कहा हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, जब हम सांस लेते हैं तो ये जो सांस है हमारे नॉस्ट्रल्स से होते हुए पहुंचती है फायरिंग्स पे। फायरिंग्स के बाद जो ये चैम्बर शुरू होता है, पीछे एक पाइप शुरू होता है, उसका नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन। वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको उसमें इरिटेशन पैदा कर देती है। और तो और ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सूंघ लेंगे तो लंग डिजीज हो जाएगा। इवन प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ खत्म हो जाती है। यस, प्लांट मर जाते हैं। और तो और सनलाइट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में उसे क्या करती है, एक स्मॉग में चेंज कर देती है। जब एयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो वो एक नया टाइप का स्मॉग बनेगा, नाम है फोटोकेमिकल स्मॉग। सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से हो जाता है, जो कि और घातक हो जाएगा। आई इरिटेशन पैदा करेगा, एस्थमा करेगा और इवन नेसल एंड थ्रोट इन्फेक्शन पैदा करेगा। इसीलिए स्मॉग में मत निकलिएगा। स्मॉग में जब कोहरा हो, बहुत धुंध हो, तो अच्छा नहीं है हमारे लिए, सेफ नहीं है। ठीक है, हाँ निकलना जरूरी है तो प्लीज मुंह ढक करके कुछ फिल्टर टाइप का लगा करके, है ना, या मास्क टाइप का लगा के तब निकलिएगा। आता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सल्फर। तो मैंने बताया सल्फर कहां से निकलता है, अगेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो जलाते हैं उससे निकलता है, और कोल सबसे बड़ा सोर्स है, कोयला, उसमें निकलता है। कैसा धुआं निकलता है कोयला में, देखा है आपने, सफेद सफेद, उसकी बात कर रहे हैं। ये क्या करता है, हेडेक कॉज करता है, वॉमिटिंग कॉज करता है, डेथ भी कर सकता है, वेजिटेशन को भी नुकसान पहुंचाता है। एंड अगेन ये भी स्मॉग बन जाता है, स्मोक और फॉग बन जाता है। जो कोहरा होता है उसमें ये ज्वाइन हो जाता है और विजिबिलिटी नुकसान करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे तो सबसे बच के रहना है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे डेंजरस है, इन सब में सबसे खतरनाक, क्योंकि औरों में तो थोड़ा समय लगेगा, आपको कोई अस्थमा फिस्थमा कुछ और बीमारी होगी, म्यूकस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसमें कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसमें कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होगा, सीधे रास्ता पत्ता ऊपर का कट जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही पॉइजनस गैस है और ओडर नहीं है, इसमें कोई महक भी नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा आप जहर सूंघ रहे हैं। और ये जब बॉडी में चले जाएगी तो हमारा जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट होता है ब्लड में, नाम है हीमोग्लोबिन, वो उसमें जाके चिपक जाएगी। मतलब ये हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा। नतीजा, हमारी बॉडी में जो हम ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगी ही नहीं, क्योंकि उसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक जाएगा, किसमें, हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, आप घुट के मर जाएंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा, पेनलेस डेथ। यस, बहुत डेंजरस है। तो कहां से आती है ये गैस, कहां से आती है? तो मैंने कहा अगर कोई फ्यूल इनकम्प्लीट कंबशन करे, अर्थात प्रॉपर एक्सेस ऑफ एयर सप्लाई न मिले किसी फ्यूल को जलाते समय, तो उस समय जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। बता दिया, बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट है कैसे कंट्रोल करें भैया इतनी खतरनाक गैस को? तो मैंने कहा फ्यूल को इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी मत यूज करो, पेट्रोल गाड़ी यूज करो। मैंने बताया था ई व्हीकल आजकल आ रही है, ई कार भी आ रही है, ई एक्टिवा भी आ रही है, अरे वही सब चलाओ, बवाल खत्म। एक तो तेल नहीं भराना पड़ेगा, मस्ती करो। और क्या यूज करो, जो गैसोलीन है था, जो डीजल या पेट्रोलियम वाली गाड़ियां हैं, उसके बदले कोई नया सब्स्टिट्यूट खोजो। ठीक है, एसिड रेन। सर बारिश
और एसिड की बारिश, नहीं नहीं, तेजाब नहीं गिर रहा है आसमान से, पर जब पानी का पीएच, जो पानी गिर रहा है आसमान से, वो स्मोक, वो ड्रिजल, वो स्नो के रूप में, हाँ बर्फ के रूप में गिर रहा है नीचे, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अब ये प्रेसिपिटेशन तो हो रहा है, पानी के रूप में हो रहा है, स्नो के रूप में हो रहा है, हेल के रूप में हो रहा है, स्लीट के रूप में हो रहा है, इनका नीचे आना, गिरना प्रेसिपिटेशन है। पर ये एसिड रेन तब बन जाता है जब पीएच, इस पानी का पीएच, जो पानी गिर रहा है ऊपर से, उसकी पीएच वैल्यू 5.6 तक चली जाती है, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। मतलब पीएच लेवल, पीएच याद है ना, एक स्केल आती थी पीएच स्केल, जो 7 की तरफ इंडिकेट करती है पीएच, तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, पानी है, और टुवर्ड्स 1 जैसे ही जाती रहती है, वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो अगर पानी का पीएच 5.6 या उससे और नीचे है, तो समझ जाइए एसिड रेन है। तो खतरनाक है, मैंने बता दिया एसिड रेन कैसे बन रही है। एसिड रेन मैंने कहा, हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड पैदा हो रहा है। सर कहां से आ रहा है, चलिए एक एग्जांपल समझाते हैं। हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये तो आप जानते ही हैं। कहां से आई, मैंने कहा फॉसिल फ्यूल बंद करो, कोई भी फॉसिल फ्यूल, पेड़ जला दो, लकड़ी जला दो, क्या निकलेगा, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रेन वाटर से कंबाइन हो जाता है, जानते हैं पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, गैसेस को भी क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है। देखिए क्या होगा, ये पानी है बारिश का, और ये है धुआं जो हमने जलाया, जो भी हमने पेट्रोलियम जलाया, कोल जलाया, कुछ भी जलाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली। देखिए क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिए, आपके सामने कार्बोनिक एसिड पैदा हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, आगे जाके क्या बन जा रहा है, कार्बोनिक एसिड। क्या बताना चाहते हैं आपको, कि बहुत डेंजरस है फॉसिल फ्यूल का जलाना। देखा ना, रेन वाटर से कंबाइन हो गया, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखिए, NO2, आगे जाकर के पानी और फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के नाइट्रिक एसिड बन जाता है, HNO3 बन जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या चीज, सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखिए SO3 पानी से कंबाइन होता है और बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारे एसिड कहां से बन रहे हैं, इन जहरीली एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैसेस से, जो हमने प्रोड्यूस की, हमने फॉसिल फ्यूल जलाया, हमने पेड़ काटे, समझ गया ना, तो फॉसिल फ्यूल से ही पैदा हो रहे हैं। समझ गया ना कहां से आ रही है ये एसिड रेन, तो एसिड रेन फॉसिल फ्यूल से आ रही है। फॉसिल फ्यूल में नाइट्रोजन सल्फर मौजूद है, और यही पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर ट्राइऑक्साइड, फिर ये रेन वाटर से कंबाइन होती है और बन जाते हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनिक एसिड। तो अब आप समझ लीजिए कितना डेंजरस है। ये रहा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो मैंने पहले बताया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पहले कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, मैंने कहा सनलाइट, सॉरी थंडर लाइटनिंग से होता है, बिजली कड़कने से। नॉर्मल टेम्परेचर में दोनों कंबाइन नहीं होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल टेम्परेचर में कंबाइन नहीं होते हैं। पहले ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं, फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, फर्दर नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और बन जाता है NO2। नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के NO2 बन जाता है। समझ में आया, बैलेंस कर लीजिएगा। बस जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन होकर के नाइट्रिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या एक ही सब्सटेंस के साथ चला, नहीं, मैंने कहा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी यही हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी यही हो रहा है, सारी जहरीली गैसेस आगे जाकर के एसिड बन जा रही है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बना, कोल जलाया आपने, कोल जलाया तो क्या निकला, कोयले के जलाने से क्या पैदा हुआ, वो सफेद सफेद धुआं निकलता है कोयले में ना, हमसे सूंघना मत जब निकले दोबारा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कोयले के आसपास बैठे रहते हैं, ना ना ना, सल्फर डाइऑक्साइड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी निकलता है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड आगे जाकर के मैंने कहा सल्फ्रिक एसिड बन जाता है। इवन बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी क्या करती हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल स्मेल्टिंग प्लांट है, पिघलाने वाला प्लांट है, वहाँ पे बहुत इसका यूज होता है, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बहुत पैदा होता है। और एसिड रेन करती क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पर, क्या अच्छी है एसिड रेन, जी नहीं,
तेजाब की बारिश एक तरह से सोचिए अच्छी नहीं है। तो एसिड रेन सबसे पहले नुकसान पहुंचाती है हमारी सॉइल को। कैसे? जब सॉइल में इमेजिन करिए एसिड रेन पड़ेगी तो सॉइल के अंदर मौजूद मिनरल्स जो कि एनपीके, सही से सुन रहे हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फेट। तो इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम दोनों क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, वो एसिड से रिएक्ट करके क्या कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है क्योंकि एसिड उनसे कंबाइन कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। इवन प्लांट्स पे गिरता है तो लीव्स डैमेज हो जाती है, पेड़ की पत्तियां सड़ जाती हैं। और अगर एसिड रेन गिर जाता है हमारे वाटर बॉडीज में, क्योंकि पानी तो गिर ही रहा है, तो आसपास में तालाब है, नदियां हैं, उसमें पानी में एसिड चला जाएगा। अब सोचिए रिवर वाटर में, पॉन्ड में, लेक्स में मछलियां रहती हैं, क्या होगा उनका? एसिड रेन पिएंगे तो जिंदा रहेंगी? नहीं। देखा? तो एक्वाटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाता है। इवन एसिड रेन पड़ने से हमारे जो एनवायरनमेंट में जो मेटल्स हैं, सर हमने एनवायरनमेंट में बहुत सारे ब्रिजेस बना रखी हैं, टावर्स बना रखे हैं और सब में आयरन यूज किया है। आप देखिए बड़े बड़े पुल हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं जो लोहे के बने हुए हैं। आप कभी कभी हाईवेज पे निकलते होंगे तो देखे होंगे, है ना? सड़क के किनारे भी बहुत सारे रेलिंग लगी हुई है आयरन की। क्या हो रहा है उनका? एसिड रेन पड़ेगी तो वो क्या हो जाएंगे, कोरोड हो जाएंगे, उनकी सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जल्दी रस्ट लग जाएगा और टूट जाएगा जल्दी, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। ताजमहल का क्या हो रहा है पता है कि नहीं आपको? हाँ, ताजमहल भी पीला पड़ रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन। तो हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स खराब हो रहे हैं, हमारी बिल्डिंग्स, हमारे जो आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स हैं अच्छी अच्छी पुराने जमाने की मॉन्यूमेंट्स, वो सब खराब हो रहे हैं एसिड की वजह से, और हम पर भी बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। हाँ, अगर आपके ऊपर एसिड रेन पड़ रहा है तो आपके ऊपर बर्न्स के निशान पड़ जाएंगे, स्किन में रैशेज आ जाएंगे। अब कैसे कम करें? एसिड रेन तो दुश्मन है, ये समझ में आ गया, बहुत परेशानियां कर रहा है। कैसे सॉल्यूशन दें सर? हाँ सोल्यूशन है। सबसे पहले क्या करो, सल्फर और नाइट्रोजन के एमिशन को रोको। इन्हीं दोनों से हो रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यही निकल रही थी ना, तो इनका एमिशन कम करो, इनका प्रोडक्शन ही कम कर दो। क्या यूज करो? ऐसी गाड़ियां ही मत यूज करो जिसमें पेट्रोलियम ज्यादा लग रहा है, मतलब ई गाड़ियां यूज करो, या ऐसे ऑयल का यूज करो, या ऐसे कोल का यूज करो जिसमें सल्फर नहीं है। सल्फर फ्री ऑयल, सल्फर फ्री गैस। अब सोचिए ऐसे गैस ऑयल कैसे हो सकते हैं? अगर ऐसे गैस ऑयल है तो यूज करिए। और क्या करिए, एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है स्क्रबर। ये क्या करता है, ये एक तरह की एयर इम्प्लीमेंट छोड़ता है और साथ में मॉइस्चर या वाटर छोड़ता है। इसका काम है सल्फर या अदर गैसेस को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। तो इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, गैशियस पॉल्यूटेंट को हम रोक सकते हैं, बजाय ऊपर जाने के और रेन वाटर से एसिड बनने से। यही रोक दो, जहां से प्रोड्यूस हो रहा है वहीं रोक लो। ठीक है, स्क्रबर लगा करके, एक डिवाइस लगा करके। अब एक प्रॉब्लम और आ रही है जो आपको और मुझको रोज सुनने आ रहा है, शायद आपको पता हो, हमारी धरती, हमारा पूरा ग्लोब बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो आप सोचिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे पूरे ग्लोब का टेम्परेचर राइज हो रहा है। आप पूछेंगे सर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखिए ग्रीन हाउस क्या होता है, एक छोटा सा घर होता है, शीशे का बना घर होता है, ये पूरे शीशे लगे हुए हैं, ग्लासेस लगे हुए हैं, ग्लास। ठीक है, ये सब ग्लास का बना हुआ है, ग्लास हाउस होता है। ज्यादातर जो बहुत ठंडे प्लेसेस होते हैं, क्या मैंने कहा, ज्यादातर जो बहुत कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहां पर ये लोग क्या करते हैं, चीजों को गर्म करने के लिए ग्लास का घर बनाते हैं, शीशे का घर। और वहां पर क्या करते हैं, इनके नीचे प्लांट्स उगाते हैं यहाँ पर। ऐसा क्यों, ग्लास क्यों लगाते हैं? क्योंकि ग्लास के अंदर से सनलाइट तो आ जाती है और सनलाइट अब ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, ट्रैप होकर के अंदर ही आ जाती है, सनलाइट अंदर ही आ जाती है। एंड दिस फिनोमेना ऑफ ट्रैपिंग ऑफ दी, है ना, ट्रैपिंग ऑफ द हीट, सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इसको कहते हैं, इस ग्लास के घर को, इसी के नाम से इसका इफेक्ट पड़ गया है। तो हमारा पूरा एनवायरमेंट, हमारा पूरा एटमॉस्फियर एक ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है। कौन है जो गैसेस को बाहर निकलने से रोक रहा है भाई? यहां तो ग्लास है, यहां तो ग्लास है, ग्लास हाउस में, है ना? तो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन है? तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी बहुत सारी गैसेज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब जहरीली गैसें क्या कर रही हैं, हीट को आ तो ले रही हैं, आने तो दे रही हैं धरती के अंदर, पर धरती से बाहर नहीं निकलने दे रही है। नतीजा, हमारी धरती का टेम्परेचर भयंकर राइज हो रहा है।
कुछ ही सालों के अंदर शायद ऐसा हो जाए कि पोलर आइस पिघलने लगे और तटीय इलाके, हाँ जो कोस्टल टाउन्स हैं, मतलब बॉम्बे वालों बच के रहो, हाँ चेन्नई वालों आपको भी बच के रहना है, क्योंकि बहुत तेजी से पोलर आइस पिघल रही है। अंटार्कटिकास और इवन आर्टिक साइड्स में जो पोल्स एरिया है उसकी बर्फ पिघल रही है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट शिफ्ट हो रहे हैं, पता है कि नहीं आपको? तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या हो रहा है? हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट ड्यू टू सोलर रेडिएशन। सूरज की हीट आ रही है, उसको कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ले रही है, वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और इस फिनोमेना को कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, क्यों नाम दिया ग्रीन हाउस? मैंने बता दिया, ग्रीन हाउस नाम के ग्लास स्ट्रक्चर थे इसलिए। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, अगेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन, ओजोन एंड सीएफसी। अभी इनके बारे में भी जानेंगे। बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कहां से आ रही हैं। तो अभी डिस्कस किया था कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रही है। हम बहुत सारे फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, जैसे कि लाइम बनाते समय, इवन फर्मेंटेशन करते समय, हाँ सड़ाने गलाते समय, फर्मेंटेशन बहुत सारे प्रोसेस में करना पड़ता है, चीज बनाने में, अल्कोहल बनाने में, ठीक है, बहुत सारे खाने फूड प्रोडक्ट्स में फर्मेंटेशन करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। इवन प्लांट्स एनिमल्स के डिके होने पे, मर जाने से, सड़ने गलने से जो बदबू निकलती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है। इवन जो मैं और आप इनटेक तो ऑक्सीजन कर लिया, क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन में प्लांट्स एनिमल्स। और दूसरा प्रॉब्लम कौन पैदा करता है? वाटर वेपर। आप कहेंगे सर पानी का भाप? हाँ भाई हाँ, पानी का भाप है सबका बाप याद कराने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि भाप मतलब वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में है, मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में है, और ये मॉइस्चर भी क्या कर रहा है? सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर ले रहा है, बाहर निकलने नहीं दे रहा है हमारे एटमॉस्फेयर से। हमारे जो हवा का गोला है, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, इससे बाहर जाने नहीं दे रहा है। नतीजा हीट ट्रैप्ड हो जा रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जा रहा है। तो ये पानी आ कहां से रहा है? तो हमने बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स जलाए हैं। सर ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? बताया तो, लकड़ी जला रहे हो, कोयला जला रहे हो, पेट्रोलियम जला रहे हो, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स हैं। इन हाइड्रोकार्बन से दो बेसिक चीजें निकलती हैं। क्या क्या दो चीजें निकलती हैं? हाइड्रोकार्बन जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और दूसरा वाटर वेपर निकलेगा। और जितना जितना वाटर वेपर बढ़ाओगे उतना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। और कहां निकल रहा है, कहां से हो रहा है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट? कहां से आ रहा है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से आ रहा है। मैंने पहले ही बताया कि हम बहुत सारे फ्यूल्स जला रहे हैं, बहुत सारे फ्यूल्स में कोल, ऑयल, नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे ऑटोमोबाइल्स के धुएं निकल रहे हैं, हमारे पास जो पावर प्लांट्स है, जो बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशन हैं, क्या निकल रहा है उसमें से? अमृत नहीं निकल रहा है उसके ऊपर से, जहरीला धुआं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे कंबाइन हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ। और तो और मीथेन, जहां पर भी एन एरोबिक, जहां पर भी क्या हो? एन एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में प्लांट और एनिमल मैटर डिके करता है, ब्रेक डाउन करता है, वहां पे मीथेन पैदा होती है। ज्यादातर मैंने कहा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब प्लांट और एनिमल मैटर सॉइल में, वाटर में जाकर के क्या होते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसके इनकम्प्लीट बर्न करने से भी पैदा होते हैं। किसके? फॉसिल फ्यूल के। अगर फॉसिल फ्यूल कंप्लीटली बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और इनकम्प्लीटली बर्न करेंगे तो मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिएगा। अब ये देखिए डायग्राम, आपको दिखाई देगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए सनलाइट हमारी धरती पे आ रही है, ठीक है, आप देखते हैं कि सनलाइट हमारी अर्थ के अंदर तो रीच कर रही है, पर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद, ठीक है, अर्थ हमारी क्या करती है? सोलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ लाइट तो हीट के रूप में जो आई एब्जॉर्ब हुई वो एयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ हमारे क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी यहाँ मौजूद जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मीथेन है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जैसे वाटर वेपर है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और इसके बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, इसके अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जा रहा है। तो हीट वापस अंदर आ जा रही है, फिर वापस अंदर जा रही है, बजाय बाहर निकलने के, यहां जाने के, वो हीट वापस नीचे आ जा रही है, अर्थ पे आ जा रही है, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब समझ में आया? तो
तो सूरज से निकलने वाली रेज कौन कौन सी रेज है? अल्ट्रावायलेट रेज है, विजिबल रेज है और इंफ्रारेड रेज है। इसमें से इंफ्रारेड रेज हीट वेव्स होती हैं। कौन सी? जो धूप या गर्मी देती है वो इंफ्रारेड होती है। और अल्ट्रावायलेट रेज तो खतरनाक होती है, पता है ना। ये यूवी रेज कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? थैंक्स टू ओजोन। अब आता है कुछ फायदे हैं क्या ग्रीन हाउस के? हाँ, फायदा भी है। अब धरती में ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो धरती बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी और इवन पूरी धरती क्या हो जाएगी? बर्फ जैसे समा जाएगी, बायरन आइलैंड बन जाएगी, या पूरी धरती क्या हो जाएगी? सूखी हो जाएगी। तो इसीलिए अच्छा नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी भी हो। तो गर्मी देना भी अच्छा है, तभी तो प्लांट लाइफ है। और तो और जब गर्मी होगी पानी भाप बनेगा, पानी भाप बनेगा तो क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनेगा तो रेन होगा। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है तो क्या करना चाहिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है तो क्या होगा? बारिश भी नहीं पड़ेगी। हाँ, और बारिश नहीं पड़ेगी नतीजा नुकसान हो जाएगा। आइए इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं। अब तो ये धरती में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। धरती से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो क्या होगा? पानी तेजी से लॉस होगा। पानी तेजी से लॉस होगा। पानी लॉस होने से क्या नुकसान होगा आप जानते ही हैं। जैसे ही पानी लॉस होने लगेगा तो पानी भाप बनेगा क्योंकि धूप पड़ रही है। अब सोचिए ना, समुद्र का लेवल क्यों राइज हो रहा है? कभी आपने सोचा है? तो जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स पिघल रहे हैं, और ये पोलर आइस कैप्स पिघलने से सी का लेवल और बढ़ रहा है। और तो और ज्यादा पानी इवेपोरेट कर रहा है, तो मैंने कहा और नुकसान है, ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। भाई आखिर धूप लगेगी, हीट लगेगी, पानी मॉइस्चर बनेगा, वाटर वेपर बनेगा तो वो तो खुद ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। तो इसका मतलब है ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आया ना। और तो और रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो गया है, क्रॉप की आप देखिए ना, ठंडी कैसी अजीब सी पड़ रही है। जब आप छोटे रहे होंगे याद करिए, तब ठंडी बहुत पहले से शुरू हो जाती थी, नवंबर दिसंबर में ही शुरू हो जाती थी। आजकल देखिए ठंडी शिफ्ट हो गई है, दिसंबर तक ठंडी आती ही नहीं है, दिसंबर के बाद ठंडी है। तो क्या हो रहा है? शिफ्ट इन क्लाइमेट, शिफ्ट इन रेनफॉल। सोचिए अब वीट जो प्रोडक्शन एरिया है वो शिफ्ट हो गया है और रशिया चला गया है। तो धीरे धीरे पोल्स की तरफ क्या हो रहा है? वीट ग्रो होने, ठंडे इलाकों में जा रहा है वीट, हमारे यहाँ वीट कम होने लग रहा है। और फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज मर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एटमॉस्फेयर, चेंज इन द टेम्परेचर, चेंज इन द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब आता है कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। बताइए, सीधी गाड़ी कम चलाओ, साइकिल ज्यादा यूज करो, हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करो, और एक कॉमन है आजकल कारपूल यूज कर लो। तुम भी उसी रास्ते में जा रहे हो, कोई और भी जा रहा है, भैया साथ में हो लो, एक ही गाड़ी में सब लोग हो लेते हैं। और तो और प्लांट मोर ट्रीज, नए पेड़ लगाओ, जंगल उगाओ। और तो और ड्राई लीव्स को और वुड को बर्न मत करो क्योंकि उसमें ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। और तो और स्मोकिंग, स्मोकिंग तो खैर इंडिविजुअल केसेस है। बात करते हैं ओजोन की। ओजोन क्या होता है? O3 होता है। तो ये क्या होता है? मैंने कहा वैसे तो ये एक जहरीली गैस होती है, सही कह रहे हैं, वैसे तो ये जहरीली गैस होती है। ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस, ऑक्सीजन पे पड़ती है यूवी रेस, ये ऑक्सीजन को क्या करती है? हेल्प करती है O3 में कन्वर्ट करने। वो कैसे करती है? O2 और O कंबाइन हो जाता है और बन जाता है O3। कौन मदद करता है? अल्ट्रावायलेट रेस, सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें। तो ये एक तरह की लाइटिश ब्लूइश गैस होती है जो कि हायर एटमॉस्फेयर में, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर नाम का जोन है, वहां पाई जाती है। हम ट्रोपोस्फियर में, याद रखिएगा, ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाला लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, वहां पे पाई जाती है। और वो वहां पे क्या करती है? ये अल्ट्रावायलेट लाइट को फिल्टर कर देती है, छान के हमारे पे भेजती है। इसका मतलब है सूरज की धूप नीचे तो आती है पर अल्ट्रावायलेट लाइट नीचे नहीं पहुंच पा रही है। क्या होगा? क्या होगा अगर ओजोन में होल हो जाए? जानते ही हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज धरती पहुंच पाएंगी, नतीजा स्किन कैंसर, स्किन बर्न्स, स्किन इरिटेशन। सोचिए कितना डेडली है, और ऐसा हो रहा है। तो ओजोन हमारी बहुत मदद करता है। ओजोन एक ब्लैंकेट के रूप में काम करता है। मैंने कहा पूरी धरती पे स्ट्रेटोस्फीयर में बिछा हुआ है ओजोन, और हमें क्या करता है? सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है जो कि बहुत ही हार्मफुल होती है। यूवी रेज बहुत डेंजरस, बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है, इनके अंदर पेनिट्रेशन पावर होता है। और तो और ये हमारी लाइफ में हार्मफुल इफेक्ट, जिससे मैंने कहा स्किन कैंसर होने का डर होता है, और बहुत सारी स्पीशीज मर जाएंगी जो हमारे काम की हैं। बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया है हमारे धरती में, वो सब यूवी रेज की वजह से मर जाएंगे। बहुत सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं हमारे,
और मैंने सही कहा, बहुत सारे लाइफ ऑर्गेनिजम्स जो कि यूवी रेस से खत्म भी हो सकते हैं, फ्रेंडली वाले भी। और देखिए हो क्या रहा है, स्क्रीन को देखिए। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे कि बड़ा सा एक चैम्बर ब्लू सा दिखाई दे रहा है। वो ये दिखा रहा है कि एक आर्टिक वाले इलाकों में बहुत बड़े से एरिया में ओजोन लेयर खत्म हो गई है। इसे ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल के नाम से जानते हैं। और ओजोन होना, ओजोन होल होना एक बहुत धरती के लिए नुकसान वाला बात है। चलिए, कौन सा केमिकल है जो इस ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ये कहां से यूज होते हैं सर? जितने भी एसीज हैं, है ना, जितने भी एसीज हैं, रेफ्रिजरेंट्स हैं, उन सब में सीएफसी यूज हो रहा है। आपके घर में जो एसी है ना, अब जो ग्रीन एसी होगा तो उसमें नहीं होगा, मतलब नए वाले जो आ रहे हैं आजकल ग्रीन एसी आ रहे हैं, पर पहले वाले जो एसी, पुराने एसी जिनके घर में लगे हुए पहले साल कई सालों से एसीज और रेफ्रिजरेटर्स, उनमें सीएफसी होता है। और क्या होते हैं? सॉल्वेंट्स होते हैं, एरोसॉल्स होते हैं, ब्लोइंग एजेंट्स होते हैं। इन सब में ये डिस्ट्रक्टिव एजेंट होते हैं जो एयर में जाकर के ऊपर क्या करते हैं? ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और तो और एरोप्लेन्स में जो फ्यूल्स जलाए जाते हैं उसमें नाइट्रिक एसिड निकलता है, वो भी क्या करता है? ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनता है। मतलब हवाई जहाज जो आसमान में उड़ रहे हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत दिख रहे हैं ना आपको, तो आप तो मजे कर रहे हैं, पर आपकी प्रकृति धुआं धुआं हो रही है, आपका ओजोन खत्म। और मैंने कहा इंडस्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये जो क्लोरीन वाले केमिकल्स हैं बहुत सारे, ये इंडस्ट्री बहुत सारे प्रोड्यूस कर रही है। ये एक जहरीला केमिकल है। जब ये केमिकल जो कि क्लोरीन के रूप में है, ये कंबाइन कर जाता है फ्री रेडिकल्स के साथ, तो क्लोरीन और फ्री रेडिकल्स ये जब दोनों कंबाइन कर जाते हैं, एक अजीब तरह का रिएक्शन होता है, इसे कहते हैं स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग से क्या होता है? ये रिएक्शन, मतलब क्लोरीन और फ्री रेडिकल्स का रिएक्शन मिल करके ओजोन को खत्म कर रहा है, ईट अप कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, जैसे कहते हैं ना, चबा रहा है, बहुत तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है ये क्लोरीन वाले केमिकल्स जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने यहाँ यूज कर रही हैं। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। मैंने पहले ही कहा था ये चैप्टर आसान है और आपको बहुत जल्द ही समझ में आ जाएगा। और फिर मिलेंगे। आप अगर मुझे कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे कि क्या आप चाहते हैं, वही मैं बनाऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी चैप्टर समझना हो, बस एक काम करिए, चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। मैं हूं आपके साथ, योर ओनली सेवियर। सो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। बाय, टेक केयर।